नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी पारा हाई है। रविवार को बीजेपी ने झारखंड में घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर अमित शाह ने दो टूक कहा कि झारखंड में यूसीसी जरूर लागू किया जाएगा। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लिए चुनावी शंखनाद किया। चाईबासा और गढ़वा में पीएम मोदी ने दो जनसभाएं की। पीएम ने चुनावी शंखनाद करते हुए रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में अब की बार एनडीए सरकार का नारा दिया। साथ ही जेएमएम कांग्रेस पर जमकर कड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष मान चुके हैं कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी के मुंह से सच आखिरकार निकल ही गया। इसी के साथ पीएम ने हर एक मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। तो झारखंड चुनाव पर पीएम मोदी प्रहार किया चर्चा करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने की समय सीमा आज खत्म हो गई। कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से महाविकास अघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार मधुरिमा राजे ने नाम वापस ले लिया है। नामांकन वापसी के आखिरी दिन महायुति को कई बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में आखिर क्या कुछ चल रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने का समय भी खत्म हो चुका है, क्या कुछ अपडेट सामने आई? देखिए, अपडेट तो बिल्कुल साफ है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम दोनों ही गठबंधन को बागी उम्मीदवारों से हो रहा था जी, उसमें बहुत हद तक महायुति मतलब बीजेपी, शिंदे साहब और अजित पवार ने डैमेज कंट्रोल करवा लिया। आज टोटल 48 इस तरह के बागी उम्मीदवार उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। बड़े बड़े नाम थे वो वापस लिए, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर के 28 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। ये 28 उम्मीदवारों में 7-8 महायुति के हैं, 20 से ज्यादा वो महाविकास अघाड़ी के। तो मतलब कि जो मैनेजमेंट हुआ बागियों का वो महायुति की तरफ से, बीजेपी गठबंधन की तरफ से बेहतर तरीके से हुआ। ये आज सवेरे से ही मालूम लग रहा था कि चीज़ें उनके मुताबिक नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि बागी वापस ले धमकी दी जा रही थी कि कार्रवाई की जाएगी, ये होगा वो होगा। उद्धव ठाकरे बाकायदा चेतावनी और धमकी दे रहे थे। तो खैर 28 बागी उम्मीदवार अभी भी मैदान में मौजूद हैं। मुझे लग रहा है एक दिन लगेगा, 1-2 दिन इसमें कि कौन कितना डैमेज करेगा वहां के समीकरण को समझने में। लेकिन एक बात तो तय है कि जो प्रिपरेशन का हिसाब किताब है, आज फिर बैठक हुई उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां से नदारद रही। ये अंदर खाने ये लोग क्या गप किए जो कांग्रेस पार्टी को बाहर रखा, ये अपने आप में बड़ा एक मिस्ट्री लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग मसला खड़ा हुआ है। इन लोगों ने टोटल 110 उम्मीदवार की घोषणा की थी। अब मालूम चल रहा है कि कई सारे लोगों को लास्ट मोमेंट में इन्होंने एबी फॉर्म जो है वो दिया ही नहीं। तो इसलिए भी कई सारे उम्मीदवारों का जो नामांकन वो रद्द हो गया है। बिल्कुल। तो सर, नामांकन वापसी के दिन सबसे बड़ा झटका किसे लगा, एमवे या महायुति को? देखिए, ये नामांकन वापसी को लेकर जो मैनेजमेंट की जा रही थी उसमें मेन था संकेत देना। साइकोलॉजिकल गेम है ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जितने बगावत करने वाले लोग हैं बहुत बड़ी क्षमता रखते नहीं हैं। वो नैरेटिव जो क्रिएट हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, जो लोकसभा के बाद एग्रेसिव मोड में महायुति आई है, चाहे शिंदे हो या अजीत पवार ही क्यों न हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि हम सीटों पर उम्मीदवारी उनके जीत की संभावनाओं के आधार पर देते हैं। अगर आप लोगों को अपना राजनीतिक भविष्य चाहिए तो फिर वापस आ जाओ। समझाने बुझाने की प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लोग ये समझ सकें कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह ईगो नहीं आ गया जी। ये ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बड़े कुछ नेताओं ने, जैसे गोपाल शेट्टी हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया था, इस बार कोलाबा से उन्होंने नाम वापस ले लिया। तो कई जो कुछ प्रभावित कर सकते हैं उन लोगों को
बाहर आने के लिए कहा जा रहा था कि आप वापस ले लो, तो भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन महायुति के तरफ से दिक्कत यह हो रही थी कि इन लोगों को, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वो टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां पर रिप्लेसमेंट है किसी और का, इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि ये सीटें उसके पास थी ही नहीं। तो इस कारण से इन लोगों की समस्याएं ज्यादा बढ़ी है। और अभी जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे बैठक कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार को उद्धव ठाकरे ने बार बार कहा था कि देखिए आपके एंट्री के बाद कांग्रेस और मजबूत हो गई है। हमारे पार्टी के लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं इस बात के लिए कि शरद पवार ने आपको नीचे दिखाया है, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस पहले से गठबंधन में है, इन दोनों का अलायंस हमेशा से रहा है और आगे भी संभावना है। इसलिए इन लोगों ने मुलाकात करके ये बात कही है कि कम से कम हमारी पार्टी के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो उद्धव ठाकरे की है, अपनी पार्टी के लोग हैं जो साथ नहीं दे रहे, कांग्रेस और एनसीपी के शरद पवार गुट के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो दबाव बना रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को हमारे जो ग्राउंड वर्कर हैं वो समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे का समर्थन तो कर लेंगे। इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी परेशानी है कि वो इस बीच 15-20 सीटें जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। शरद पवार के घर पे भी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई है आज। देखिए, शरद पवार के यहां जो 3 दिन से मीटिंग चल रही है, इन बातों को लेकर शरद पवार भी परेशान हैं कि अजीत पवार के जो समर्थक हैं और शरद पवार के जो समर्थक हैं, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में इन लोगों का गढ़ माना जाता है, उन दोनों में जो टकराव हुआ है, तो इनको एक रिपोर्ट मिल रही थी कि लोकसभा के बाद सिंपैथी वोट अब शरद पवार नहीं बल्कि अजीत पवार के खेमे में जाता दिखाई पड़ रहा है। अजीत पवार ने इतने दिनों में जो परिवार को लेकर बातें कही, उससे शरद पवार ज्यादा गिरे नजर आ रहे हैं। तो ये बैठकें जो चल रही है वो अपने अपने कैंडिडेट, अपने अपनी पार्टी को लेकर है, गठबंधन के ओवरऑल को लेकर बैठक नहीं हो रही। जी बिल्कुल सर, बात झारखंड की करें तो आज पीएम मोदी पहुंचे, दो उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। पीएम के प्रचार से क्या कुछ चुनावी माहौल देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने नैरेटिव सेट कर दिया, रोटी बेटी और माटी। और ये जो रोटी बेटी और माटी का जो नैरेटिव है, वो झारखंड के हर लोग इस चीज को फील कर रहे थे। रोटी का मतलब बेरोजगारी से, रोजगार से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा ये मोदी की गारंटी है, 2 लाख नौकरी आते ही देंगे। ठीक, तो एक तो बेरोजगार का मसला, एंटी इनकम्बेंसी हेमंत सोरेन के खिलाफ ये बहुत बड़ा चार्ज है कि नौकरी तो कहीं दिया ही नहीं इसने। बेटी तो बड़ा इमोशनल मामला बनता जा रहा है, क्योंकि घुसपैठिए आ रहे हैं, वहां दामाद गांव बन रहा है, बहला फुसला करके वो बेटियों को जो है वो छीन ले जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा दे रहे हैं। तो बेटी का मसला भी ये हो गया, घुसपैठियों से जुड़ा हुआ। और माटी का मतलब यही जो वहां आकर के जो लैंड जिहाद चल रहा है। और ये सारी चीजें, ये पूरा ग्राउंड हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुत पहले से तैयार कर रखा। वो जिस एग्रेशन के साथ वो भाषण दे रहे हैं कि 50 साल में यहां मुसलमानों की जनसंख्या 50% हो जाएगी, तुम्हें मार के भगा दिया जाएगा, ओपन। और जिस हिसाब से कई सारे सेंटर्स जो अलग अलग इलाके हैं, और खास करके वो इलाके जहां हेमंत सोरेन का गढ़ माना जाता है, जैसे दुमका साहेबगंज का इलाका हुआ, वहां दामाद गांव ज्यादा है, वहां घुसपैठिए ज्यादा है, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से संथाल परगना। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस चुनाव का टोन एंड टेम्पर सेट कर दिया है कि बीजेपी की तरफ से मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है। जी, और कल तो टेम्पर अमित शाह का भी नजर आया, चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ और अमित शाह ने कहा कि यूसीसी तो लागू होकर रहेगा। और आज जो पीएम मोदी ने नैरेटिव सेट किया, ये हेमंत सोरेन के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा। ये तो कल के बाद से ही हेमंत सोरेन की बातों से दिखाई पड़ने लगा। जैसे ही अमित शाह ने कहा कि देखो भाई, अब यूसीसी यहां भी लागू करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में लागू हो चुका है और अब यहां सरकार बनेगी, यहां भी यूसीसी लागू किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने क्या बोला? हेमंत सोरेन
सीधे मैदान में उतर गए कि हम यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। क्या वहां के आदिवासी ये मानते हैं कि यूसीसी नहीं लागू होना चाहिए, एनआरसी नहीं लागू होना चाहिए? ये हेमंत सोरेन के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है कि कैसे उनके हाथों से कमान चली जा रही है। जो चर्चा 3-4 दिनों से हो रही थी, 3-4 दिन से इसलिए क्योंकि इनके प्रस्तावक जो थे मंडल मुर्मू, वो पहले जा रहे थे बीजेपी नेता से मिलने के लिए, इन्होंने उनको डिटेन करवा लिया था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया था कि इनके हाईजैक किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है मंडल मुर्मू का। लेकिन वो क्या किए, पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह वहां पर थे, उसी समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन किसके, ये हेमंत बिस्व शर्मा वहां थे, निशिकांत दुबे थे, शिवराज सिंह चौहान थे, और सब लोगों ने सम्मान के साथ उनको लाया ही नहीं, बल्कि ये पहले ही बता दिया कि संताल परगना का क्षेत्र 18 विधानसभा सीटें हैं और उन सारे सीटों पर ये जाकर बताएंगे कि हम ये सिद्धू कान्हू के त्याग को इन लोगों ने कैसे बर्बाद कर दिया है, बलिदान को मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने इतने दिनों तक मुसलमानों को यहां भर भर के लाने में एक भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है, रोकने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन उसको और बढ़ाया कांग्रेस के इशारे पर, क्योंकि इन लोगों को लगता है मुस्लिम जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर हमारा जीत की संभावनाएं ज्यादा होगी। तो इस बात को लेकर वहां हंगामा चल रहा है, और उस हंगामे के बीच में मंडल मुर्मू अब घूम घूम कर सारे विधानसभा क्षेत्रों में, कम से कम संथाल परगना में, जहां उनके पैतृक जो विरासत में उन्हें मिली है, उन लोगों का एक गढ़ है, संथालों का गढ़ है। तो ऐसे में इन जगहों पर जो घूम कर वो बोलेंगे, उसके लिए पहले मोदी ने कह दिया और अमित शाह ने दूसरी बात कही। तो इन सारे लोगों ने एक नैरेटिव तो क्रिएट कर दिया, एजेंडा सेट कर दिया कि ये यूसीसी विरोधी हैं, ये एनआरसी विरोधी हैं, ये मुस्लिम समर्थक हैं, और हम आदिवासियों के समर्थक हैं, और आदिवासी के साथ साथ यहां हिंदुत्व की बात करने के लिए आए। इसलिए झारखंड में अब एक तरफा चीजें दिखाई पड़ने लगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी की तैयारियां जबरदस्त है। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ अब रैलियां भी शुरू हो चुकी है, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। पीएम मोदी के चुनावी प्रचार का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है, पर कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रचार करने नहीं पहुंची है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में नामांकन वापसी के दिन एमवीए को एक साथ कई बड़े बड़े झटके भी लगे हैं। तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।